बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, एसएन के पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया, विभागाध्यक्ष हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान की इस श्रृंखला में हम जिन कवि के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं वो कवि हैं सेनापति कवि। पिछले व्याख्यान में हमने कवि पद्माकर के जो अंतिम पद हैं उन अंतिम पदों की व्याख्या करके देखी। आज हम जिन कवि के बारे में विस्तृत आपसे जानकारी साझा करने जा रहे हैं वो कवि हैं कवि सेनापति। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व पर यहाँ जानकारी प्राप्त कर लें। सेनापति जो कवि हैं वो भक्ति काल एवं रीति काल के संधि युग के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है। भक्ति काल का भी प्रभाव है और रीति काल का भी प्रभाव है, जिनमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इनके ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, जो साहित्य में अपने आप में एक अद्वितीय वस्तु माना जाता है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति जी का जो जीवन है वह भी संदिग्ध माना गया है। इनकी जानकारी भी कम रूप में ही प्राप्त है। कवित्व रत्नाकर के छंद के आधार पर इतना ही ज्ञात होता है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम गंगाधर था तथा पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके एक पद गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है के अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के माने जाते हैं। सेनापति मुसलमानी दरबारों में भी रह चुके थे। सेनापति के दो मुख्य ग्रंथ माने गए हैं। पहला है काव्य कल्पद्रुम तथा दूसरा है कवित्व रत्नाकर। इनकी उपमाएं अनूठी प्रकार की मानी गई है। इनकी कृति कवित्व रत्नाकर का रचना काल जो संवत है वो 1706 अर्थात सन 1649 ईस्वी माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह सेनापति की एक प्रौढ़ कृति मानी गई है तथा इसके छंदों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना के समय कवि जीवन के अंतिम चरण में था। यह अनुमान किया जा सकता है कि इस कृति की समाप्ति के समय उनकी जो उम्र है वो लगभग 60 या 65 वर्ष की लगभग मानी जा सकती है और इनकी जो जन्म तिथि है ये 1584 और 88 ईस्वी के आसपास मानी जा सकती है तथा इनकी मृत्यु भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई होगी। सेनापति राम के विशेष भक्त थे। शिव तथा कृष्ण विषय कविता लिखते हुए भी रुचि राम की ओर ही अधिक रहती थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर वहीं पर अपना सारा जीवन व्यतीत उनके द्वारा किया गया। सेनापति के संपूर्ण काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। चमत्कार, प्रियता, नायिका भेद के उदाहरण भी उनकी कृतियों में उपलब्ध हैं। सेनापति ब्रजभाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं और इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल माना गया है। उनका परिचय देने वाला स्रोत केवल उनके द्वारा रचित एकमात्र उपलब्ध जो ग्रंथ है कवित्व रत्नाकर, इसको माना जा सकता है। इसके आधार पर इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित माना गया, पिता का नाम गंगाधर दीक्षित माना गया और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित माना गया। गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है से इनका अनूप शहर निवासी होना कुछ लोग स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग अनूप का अर्थ अनुपम बस्ती लगाते हैं और तर्क यह देते हैं कि यह नगर राजा अनूप सिंह बड़गुजर के से संबंध रखता है, जिन्होंने एक चीते को मारकर जहांगीर की रक्षा की थी और उससे यह स्थान पुरस्कार स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार उसने
अनूप शहर बसाया था। अनूप सिंह की 5 पीढ़ी बाद उनकी संपत्ति उनके वंशजों में विभक्त हुई और किन्हीं तारा सिंह को अनूप शहर बंटवारे में प्राप्त हुआ। ऐसी दशा में सेनापति के पिता को अनूप शहर कैसे मिल सकता था, परंतु यह तर्क विषय संबद्ध नहीं है। अनूप शहर पाने का तात्पर्य उस शहर के अधिकार से नहीं है, बल्कि अपने निवास के लिए सुंदर भूमि प्राप्त करने से है। और ऐसी दशा में अनूप शहर से ऐसा तात्पर्य लेने में कोई असंभवता नहीं है। सेनापति के उपयुक्त परिचय तथा उनके काव्य की प्रवृत्ति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत के वे बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी विद्वता और भाषाधिकार पर उन्हें गर्व भी था। अतः उनका संबंध किसी संस्कृत ज्ञान संपन्न वंश या परिवार से होना चाहिए। अभी हाल में प्रकाशित कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित ईश्वर विलास और पद्म मुक्तावली नामक ग्रंथों में एक तेलंग ब्राह्मण वंश का परिचय मिलता है, जो तेलंगाना प्रदेश से उत्तर की ओर आकर काशी में बसा। काशी से प्रयाग से बांधव देश, जिसको रीवा कहा जाता है, और वहां से अनूप शहर, अनूप नगर, फिर भरतपुर, बूंदी और जयपुर में जा बसा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी वंश के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण भट्ट देवर्षि ने संस्कृत के अतिरिक्त ब्रज भाषा में भी अलंकार कलानिधि, श्रृंगार रस माधुरी, वेदग्ध रस माधुरी जैसे सुंदर ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में इनका ब्रज भाषा पर अपूर्व अधिकार प्रकट होता है। ऐसी दशा में ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि देवर्षि भट्ट दीक्षितों की अनूप शहर में बसी शाखा से या तो स्वयं सेनापति का या उनके गुरु हीरामणि का संबंध जरूर रहा होगा। सेनापति और श्री कृष्ण भट्ट की शैली को देखने पर भी एक दूसरे पर पड़े प्रभाव की संभावना यहाँ प्रकट रूप में स्पष्ट हो रही है। सेनापति का काव्य विदग्ध काव्य माना गया है और इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का यहाँ उल्लेख मिलता है। एक काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवित रत्नाकर। परंतु कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया और यह एक प्रौढ़ काव्य माना गया है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में 97 कवित्व है 97, द्वितीय चरण में 74 है 74, तृतीय चरण में 62 है 62 और 8 कुंडलिया, चतुर्थ में 76 76 और पंचम में 88 छंद है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद माने गए हैं। जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये 405 छंद जुड़ते हैं, माने जाते हैं। इसमें अधिकांश लालित्य श्लेष युक्त छंदों का है, परंतु श्रृंगार, षठ ऋतु वर्णन और रामकथा के जो छंद हैं वो अत्युत्कृष्ट हैं। सेनापति का जो काव्य है अपने सुंदर यथा तथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण षठ ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता मानी जाती है। और सबसे प्रधान तत्व जो हम मानेंगे वो सेनापति की भाषा शैली का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त और गतिमय एवं अर्थगर्भित है। सेनापति की जो भाषा शैली है उसको देखकर ही उनके छंद बिना उनकी छाप के ही पहचाने जा सकते हैं। जैसे सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूट पड़ती है। उनकी विलक्षण सूझबूझ छंदों में उक्ति व चित्र का रूप धारण करके प्रकट होती है, जिससे वे मन और बुद्धि को एक साथ चमत्कृत करने वाले कवि बन गए हैं। उनके छंद एक कुशल सेनापति के दक्ष सैनिकों की भांति पुकार कर कहते हैं कि हम किसके हैं, सेनापति कवि के हैं। और सेनापति कवि के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को इतना विस्तृत रूप से जान लेने के पश्चात हम कवि सेनापति जी के द्वारा जो अपने काव्य के अंतर्गत जो कवित्व लिखे गए, उन कवित्वों के अंतर्गत उनका जो सबसे पहला जो कवित्व है उस कवित्व के बारे में यहाँ सप्रसंग व्याख्या करके उसकी हम यहाँ जानेंगे। उनका जो कवित्व जो है, कवित्व छंद में उन्होंने लिखा है कवित्व छंद, और कवित्व छंद नंबर 1 जो आपके पाठ्यक्रम में है
उसकी हम आज यहाँ 6% व्याख्या इस व्याख्यान के अंतर्गत यहाँ करके देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वह पहला जो छंद है वो इस तरह से है। राखती न दोषे शोषे पिंगल के लक्षण को बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसती है। अक्षर है बिछद करती उषे आप शम, जाते जगत की जड़ताऊं बिनसती है। मानो छवि ताके उद्वत सविता की सेना, पति कवि ताकी कविताई बिलसती है। यानी जहाँ काव्य में जनो जानो मनोमानों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मानते हैं। प्रस्तुत जो पद है वो कवित छंद सेनापति जी के द्वारा लिखा गया छंद है और इसमें श्लेष वर्णन से लिया गया है, श्लेष वर्णन से लिया गया है और इसमें कवि ने श्लिष्ट शैली में अपनी कविता के साथ ही सविता किसको कहते हैं? सूर्य को, सूर्य का भी वर्णन किया है और यहाँ दोनों पक्षों की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। जैसे सबसे पहले जो इसके कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम जान लें। पिंगल छंद शास्त्र, बुध विद्वान, जोए देखना, अक्षर अक्षर, उपकंठ निकट, उद्वत उदित होता हुआ, सविता सूर्य। सबसे पहले हम कविता के पक्ष में इसकी व्याख्या करके देखेंगे कि सभी कवि सेनापति कह रहे हैं कि मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है। राखती न दोषे शोषे पिंगल के लक्षण को, और यह छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह करती है। मेरी कविता विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है, अर्थात सभी विद्वान बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसती है, अर्थात सभी विद्वान और कवि मेरी कविता का मौखिक पाठ करते हैं और ये उन्हें कंठस्थ याद भी रहती है। मेरी कविता की गुम्फित पद इसके अर्थ के ज्ञाताओं को मन को आह्लादित करते रहते हैं और इसके छंद इतने सरस हैं कि इनसे हृदय में मधुर रसास्वादन होता रहता है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताओं बिनसती है। अतः इनसे उत्पन्न काव्य रस को कौन छोड़ सकता है। मेरी कविता के अक्षर बहुत ही सुंदर हैं तथा वे अपने आप भावाभिव्यक्ति व्यक्त करते रहते हैं। इनके ज्ञान से अर्थात अर्थबोध से लोगों की जड़ मूर्ख बुद्धि अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इस तरह मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अति शोभायमान होती है। दूसरा जो हम अर्थ करेंगे वो सविता के पक्ष में करेंगे, सूर्य के पक्ष में हम यहाँ करेंगे। कवि सेनापति यहाँ कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुंधलके को मिटाकर उसके पश्चात परिपुष्ट होता है। यह सूर्य सदा बुध तथा शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ शोभायमान होता रहता है और अंधकार से ग्रस्त सभी प्राणियों के मन को हर्षित करता रहता है। इसकी किरणों का परित्याग भला कौन कर सकता है, क्योंकि इनसे तो वनस्पतियों में रस का संचार होता है। सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट एवं प्रखर रहती है और उषा काल में ये सारे जगत को अपने समान अर्थात प्रकाश से युक्त करती है। इससे संसार की जड़ता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। सूर्योदय होने पर सभी प्राणियों में चेतना आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और मानो सेनापति कवि की कविता की छवि का ध्यान रखकर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होकर शोभायमान होता रहता है। विशेष में हम इसमें क्या क्या चीजें ग्रहण करेंगे कि इसमें श्लिष्ट पदों के द्वारा कवि ने सविता और कविता का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया है और कवि की उक्ति चमत्कार की प्रवृत्ति यहाँ व्यक्त हुई है। इसमें श्लेष है, उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास अलंकार है, कवित्व छंद इसको हम मान सकते हैं। तो कवि की ये एक विराट प्रतिभा है कि उसने यहाँ कविता के पक्ष में भी इसका अर्थ लिया है और सविता अर्थात सूर्य के पक्ष में भी इसका अर्थ लिया है। तो कविता के लिए तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो कविता है उस कविता में एक भी दोष नहीं है और छंद शास्त्र के लक्षणों का पूर्णतः निर्वाह करने वाली मानी गई है। विद्वानों और कवियों के कंठों में ये निवास करती है, उनको ये कंठस्थ हो जाती है। गुम्फित जो पद है इसके अर्थ के ज्ञाताओं के मन को यह आह्लादित करती है और इसके छंद इतने सरस हैं कि हृदय में मधुर रसास्वादन होता रहता है। यहाँ ज्ञान से
अर्थबोध से लोगों की जड़ अर्थात मूर्ख बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इस तरह से मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अति शोभायमान होती है। वहीं उन्होंने सूर्य के लिए इसको इसी रूप में कहा है कि प्रातःकालीन जो सूर्य है वो आप सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुंधलके को मिटाकर उसके बाद में वह परिपुष्ट होता है। तो यहाँ कविता के पक्ष में और सूर्य के पक्ष में दोनों ही प्रकार से उन्होंने अपना इस पद का जो अर्थ है वो लिया है और इसमें श्लिष्ट पद है, इसको मान सकते हैं। और कवि की उक्ति चमत्कार की जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने इनमें प्रयोग किया है और सौक्ति अलंकार भी इसमें प्रयोग माना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि सेनापति के अन्य पद की विस्तृत व्याख्या करके बतलाई जाएगी। धन्यवाद।